पीसीओएस क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू विजिट दी डॉक्टर, इसके एसोसिएटेड रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, आपको किस तरह की मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब की जाती है और आपको कितने लंबे समय के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए, प्लस ये डायग्नोज कैसे होता है, इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ दी राइट डाइट एंड एक्सरसाइज टू डू इन पीसीओएस। और अगर आप सभी ये चीज़ें, राइट डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी ठीक कर रहे हैं, फिर भी आपका जो पीसीओएस है वो क्योर नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा, सो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या नोटिस करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पीरियड के अंदर जानेंगे। इन इंडिया एवरी 2 फीमेल्स आउट ऑफ 10 इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, बट व्हाई इज इट सो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आपका मेरे चैनल स्वागत है। पीसीओएस या पीसीओडी को लेकर इंटरनेट पे काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें हमारे सवालों के सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं मिलते, एक्यूरेट और रिसर्च बेस्ड डेटा नहीं मिलता। सो इसीलिए बहुत से लोगों की डिमांड पर मैं आप सभी के लिए पीसीओएस और पीसीओडी सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें हम पीसीओएस और पीसीओडी को लेकर हर एक छोटी डिटेल के बारे में जानेंगे और उसको बारीकी से समझेंगे। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ये दोनों फुल फॉर्म्स हैं पीसीओएस और पीसीओडी की। बड़ा ही भारी भरकम सा नाम हमको लगता है, बट डोंट वरी, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ओवरीज क्या है, सिस्ट क्या है, वो टार दे। तो हम इस चीज़ को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ओवरीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, ओवल शेप में होती है, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, हमारी ओवरीज जो है उनका फंक्शन है कि आप एग रिलीज करेंगे। अब ये जो एग है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके थ्रू जो है हमारे यूट्रस के अंदर आता है। अब जब ये एग आ गया तो अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें इम्प्लांट हो जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो विमेन गेट्स प्रेग्नेंट। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो ये जो एग है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो इम्प्लांट होने के लिए रेडी हुई थी, वो जो है सारी शेड ऑफ होके हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड आना बोलते हैं। बट इस सारे प्रोसेस के लिए, ये जो एग बनना है, एग रिलीज होना है, यूट्रस के अंदर आना है, इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए कुछ हॉर्मोन्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ओवरीज और ब्रेन दोनों रिलीज करते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, इनका सही मात्रा में और सही टाइम पर रिलीज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सारी गड़बड़ यही होती है। होता क्या है पीसीओएस या पीसीओडी में, आपके जो हॉर्मोन्स हैं या तो वो अपनी लिमिट से कम रिलीज हो रहे हैं या ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं ज़रूरत से, तो ये अपनी लिमिट में रहना ही भूल जाते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन द पीसीओएस और पीसीओडी। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ पे या फेस पे कोई फुंसी हो गई, कोई एक्ने हो गया। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो वाइट कलर का सब्सटेंस हमें जो निकलता है, तो सपोज इट्स अ फॉलिकल, यहाँ पे हमने प्रेस किया इसको, तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ, जो वाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज हुआ। अब अगर वो पूरी तरह से रिलीज हो गया तो हमारी स्किन फ्लैट हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है, बट डे बाय डे वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ, वो वहीं पर है, तो वो पार्ट जो है स्वेल्ड रहता है वहीं पर और पेनफुल हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन भी बन सकता है। तो इसी तरह से ओवरीज के अंदर भी जो है हार्ड सी स्वेलिंग सी गांठें बन जाती है, जिनको हम सिस्ट बोलते हैं। हो क्या रहा है, सिस्ट क्यों बन रही है? क्योंकि जो एग है जो वो रिलीज नहीं हो पा रहा, वहीं की वहीं रह रहा है। इस वजह से वहाँ पर जो है एक गांठ जैसी बन जाती है, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाती है, जिनको हम फ्लूइड फिल्ड सेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो सेक्स होते हैं, जो फ्लूइड फिल्ड सेक्स जो हमारी ओवरीज के ऊपर बन जाते हैं, ये आगे जाके इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दी ओवरीज क्या है और सिस्ट क्या है और सिस्ट कैसे बन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या सेम है और अलग है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, दिस इज लिमिटेड टू ओवरीज ओनली। जब हमारी खाली ओवरी वाला जो सेक्शन है, अगर सिर्फ वो अफेक्ट हो रहा है,
तो हम उसको पीसीओडी बोलेंगे। हमारे और कहीं की भी किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब ये सिस्ट फॉर्मेशन जो है हमारी और बॉडी के ऑर्गन्स को, हमारे और बॉडी पार्ट्स को, हमारी स्किन पे एक्ने आना, हेयर्स आना, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को जब डिस्टर्ब करने लगता है, तब हम उसको पीसीओएस यानी सिंड्रोम का नाम देते हैं। सो फाइनली हो क्या रहा है, जो पीसीओएस या पीसीओडी में है उसमें हमारा एनओव्यूलेशन हो रहा है, एग जो है रिलीज नहीं हो रहा, एंड इफ गेट रिलीज तो वो बहुत ही इमेच्योर और लो क्वालिटी का होता है। क्या क्या सिम्टम्स जो हैं हमें पीसीओएस या पीसीओडी में देखने को मिलते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं, हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी मे बी सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और पीसीओडी। सो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पीसीओएस में हमें देखने को मिलती है। पहला होता है एनओव्यूलेशन, यानी एग बन ही नहीं रहा, एग निकलता ही नहीं है, रिलीज नहीं होता फॉलिकल से। नेक्स्ट इज सिस्ट फॉर्मेशन, क्योंकि एग निकल नहीं रहा फॉलिकल से तो हमारे वहाँ पे ओवरीज के अंदर जो है गांठें बनने लग जाती है। और थर्ड थिंग इज हार्मोनल डिसफंक्शन, यानी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस उनका अप एंड डाउन क्रिएट होने लगता है। अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी हमें हमारे पीरियड्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो पहला जो है इसमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स होने का मतलब है स्किप पीरियड्स, यानी या तो आपको हर 30 to 40 डेज़ के अंदर एक साइकिल रिपीट हो रही है, उसी ड्यूरेशन में आ रहे हैं। लेकिन स्किप पीरियड्स का मतलब है पहले 2 महीने में आ गए, फिर 4 महीने में आ रहे हैं, फिर आप मान लो 7 महीने के बाद आ रहे हैं। तो एक ड्यूरेशन ही फिक्स नहीं है, स्किप होके आ रहे हैं। कभी कभी 6-6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते, जिसको हम एब्सेंस ऑफ पीरियड बोलते हैं। बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पीरियड्स नहीं आ रहे, और पीरियड्स आते हैं तो क्या हो रहा है, उसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है हमें, और कई बार बहुत लाइट और शॉर्ट पीरियड्स भी आते हैं, जिसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं कि ठीक है स्पॉटिंग होके चले गया, कि पीरियड्स आए थे और चले गए, प्रॉपर फ्लो जो है वो नहीं होता। सो दीज आर अबाउट मेंस्ट्रुअल सिम्टम। नेक्स्ट जो है कुछ वेट रिलेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी और ओवरवेट होने लगता है, पुट ऑन होने लगता है वेट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, हर किसी में, मेजॉरिटी केस में वेट पुट ऑन होता है, लेकिन हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि वेट पुट ऑन हो। किसी किसी फीमेल्स को लीन पीसीओएस भी होता है, उनका वेट पुट ऑन नहीं होता, उनको बहुत वीकनेस लगती है और वो लीन ही रहती हैं, उनमें वेट पुट ऑन नहीं होता। नेक्स्ट जो और सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं इनफर्टिलिटी, यानी आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी में जो है बहुत दिक्कतें आती है, तो इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है। अदर कॉस्मेटिक सिम्टम्स हमेशा होते हैं। कॉस्मेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारी जो स्किन है, स्किन सरफेस जो है बहुत ऑयली हो जाती है, एक्ने होने लगते हैं, एक्ने फेस पर भी होते हैं, एट दी बैक साइड भी हमें होने लगते हैं। जो स्किन का जो है वो डार्क पैची पिगमेंटेशन होने लगता है, वो भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, स्पेशली ये वाला जो हमारा एरिया होता है, चिन वाली साइड वाला एरिया, यहाँ पर भी हमें अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और हेयर लॉस किस फॉर्म में, मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, यानी पर्टिकुलर यहाँ से और यहाँ से आपको जो है हेयर फॉल दिखना चालू हो जाएगा, मेल पैटर्न बाल्डनेस दिखने लग जाती है। बट इन सभी में जो मेन आइडेंटिफिकेशन सिम्टम होता है वो है हमारा पीरियड्स। आप अपने पीरियड ड्यूरेशन को जो है ज़रूर नोट करें, वहाँ से आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ पीसीओएस, की ऐसे क्या कारण है, पीसीओएस आखिर हो क्यों रहा है। So according to researchers, till now the exact cause of PCOS is not known, but there are many important factors that are need to be considered and may be the cause of PCOS. So आज हम उन्हीं सब factors के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से contributory factors हैं जो PCOS का कारण बन रहे हैं। So let's begin. So first is insulin resistance. अब ये insulin resistance क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिंपल सा काम है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, जो भी ब्लड के अंदर शुगर जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, उसको सेल्स के अंदर ले जाना। इंसुलिन का इतना ही काम है कि वो आपकी सेल्स से जो है उस ग्लूकोज को, उस शुगर को जो है एब्जॉर्ब करा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी सेल्स की जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इंसुलिन जो काम करना चाह रहा है वो सेल्स उसको करने नहीं दे रही है। तो हो क्या रहा है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा, शुगर जा नहीं रहा, तो जो ब्लड है उसके अंदर हमारे शुगर लेवल्स जो हैं बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर
सिमिलर टू डायबिटीज़ वाली जो कंडीशंस होती हैं वो अराइज होने लग जाती है। हो क्या रहा है, ब्लड शुगर बढ़े जा रहा है और हमारी बॉडी इंसुलिन पे इंसुलिन रिलीज किए जा रही है इन ऑर्डर टू अपटेक दी शुगर, बट ऐसा होता नहीं है और उस वजह से डायबिटीज़ वाली जो सारी कंडीशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। सेकेंड जो कंडीशन होती है जो कि कॉज हो सकती है पीसीओएस का, वो है ब्रेन ट्यूमर। पहले भी मैंने वीडियोस में मेरे बताया था कि जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है पीरियड साइकिल का, जो मेंस्ट्रुएशन का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट हमको होती है और वो जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी रिलीज करती है और ब्रेन रिलीज करता है। सो अगर ब्रेन में ही ट्यूमर है, ब्रेन में भी स्पेसिफिकली एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो वो हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ब्रेन ट्यूमर बोले या फिर हम स्पेसिफिक जाएँ तो पिट्यूटरी ट्यूमर अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, तब भी जो पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था हार्मोन्स, उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और उस वजह से पीसीओएस की कंडीशन जो है अराइज हो जाती है। थर्ड जो फैक्टर आता है इसमें आता है थायराइड। यहाँ पर सिचुएटेड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड इनएक्टिविटी हो जाती है। थायराइड का काम क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम होता है। यानी इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कौन सा प्रोसेस कितना जल्दी होगा और कितना स्लो होगा, वो रेगुलेट जो है हमारा थायराइड ग्लैंड करता है, जो कि हमारे नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। सो अगर थायराइड इनएक्टिविटी हो रही है तो उस केस में भी हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी जल्दी से हो जाता है और पीसीओएस वाली कंडीशंस क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट जो है वो होता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। अभी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्या है, हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है एज अ टॉक्सिन, हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा हमारी बॉडी में आगे जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसको मारने के लिए बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ जलन, कुछ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने लगता है। तो शॉर्ट टर्म है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय से ही चलता हो रहा है, कोई आपको बहुत लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, तो वो भी पीसीओएस की कंडीशन को अराइज कर सकता है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। जो हमारे जीन्स होते हैं वो पीसीओएस से लिंक्ड होते हैं, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले पीसीओएस हो चुका है तो चांसेस हैं आपको भी पीसीओएस होने के, क्योंकि इट्स अ हेरिडिटी फैक्टर दैट इज कमिंग टू योर बॉडी। एंड लास्ट एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दी मेजर कॉज जो आज के टाइम में आइडेंटिफाई हो रहा है इज दी प्रोलॉन्ग्ड पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। बहुत लंबे समय से आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ख़राब चल रही है, इज दी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर जो कि पीसीओएस को कॉज कर रहा है। सो इन्हीं सब कॉजेस को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट होता है। पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर क्या कारण है जिससे आपको पीसीओएस हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी मैंने बताया आपको लाइफस्टाइल ही होता है, और उसी को हमें करेक्ट करना होता है। कि डॉक्टर के पास सही समय क्या है जाने का, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये डाउट करके कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं है। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए पीसीओएस या पीसीओडी को लेकर। आपको जो है उनके सही सिम्टम्स मालूम होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है पीसीओएस या पीसीओडी का, वो होता है एग नहीं रिलीज होता। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का, आप जो है अपनी पीरियड साइकिल को देखें। जो आपके पीरियड्स आ रहे हैं वो रेगुलर है या नहीं है, यानी आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि जो पीरियड्स हैं वो 35 टू 40 डेज़ की साइकिल में आ रहे हैं, यानी पहले जो है आपको 35 टू 40 डेज़ के पीरियड में ही आ रहे हैं, नेक्स्ट बार भी उसी तरह आ रहे हैं, उसके अगले बार भी उस तरह आ रहे हैं। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का जो है पीरियड मेंटेन्ड है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है पहले जो है आपको 30-40 डेज़ में आ गए, उसके बाद में 2.5 महीने में आ रहे हैं, फिर 4 महीने में आ रहे हैं, फिर 6 महीने में भी आ सकते हैं, तो अगर इस तरीके की इरेगुलरिटी मेंटेन है देन यू कैन डायग्नोज विद द पीसीओएस और पीसीओडी। लेकिन नोट दी पॉइंट, आप इसको अर्ली मेनार्की के साथ कंफ्यूज ना करें। अर्ली मेनार्की क्या होता है, जब गर्ल्स जो है एडोलेसेंट एज के अंदर आती हैं, यानी आजकल पीरियड्स जो है जल्दी आ जाते हैं। सो सपोज अगर 10-11 की एज के अंदर पीरियड्स आते हैं तो उस समय भी जो है इरेगुलरिटी होती है, कम से कम 2 साल का समय लगता है पीरियड्स को रेगुलर आने में। यानी अगर 10 ईयर्स की एज में जो है अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो बाय 12 जो है वो इरेगुलर रहते हैं, उसके बाद जो है उनका जो साइकिल है वो मेंटेन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा,
देन यू कैन हैव अ डाउट कि ठीक है पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि दे कैन कंफर्म विद द टेस्ट कि आपको एक्चुअल में पीसीओएस है या नहीं है। अब मान लीजिए आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है इनफर्टिलिटी। कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, इजीली प्रेग्नेंट नहीं हो पाते क्योंकि एग ही रिलीज नहीं हो रहा। सेकंड जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। आपको लाइफ में कभी भी डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुआ, आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल बढ़िया से थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सडनली जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आपके शुगर लेवल्स जो है रेज आते हैं। इसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो है आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो अप टू दी रेंज नहीं होते हैं। थर्ड जो चीज़ आती है वो है मिसकैरेज या प्री मेच्योर बर्थ। चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो 9 मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो कंप्लीट ना हो, उससे पहले ही बॉर्न हो जाए बेबी या फिर मिसकैरेज हो जाए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुने। अक्सर हम ये बोलते हैं कि लोगों का लिवर इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं होती, इस वजह से उनका लिवर जो फंक्शन है वो डिट्योरेट होना चालू हो जाता है। लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से भी आपका लिवर का जो फंक्शन है वो डिट्योरेट होना चालू हो सकता है, क्योंकि जो फैट का डिपॉजिशन है लिवर पे वो पीसीओएस और पीसीओडी के दौरान बढ़ जाता है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटिक स्टेज भी आपको आ सकती है, क्योंकि जो इसमें है इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशन अराइज हो सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी या तो आप खाते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से खाने लगे हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, इरिटेशन कॉज हो जाती है। साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी जो आपका जो बीपी है वो स्पाइक होने लगता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन जो है आपकी वेसल्स के अंदर वो जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये बहुत सिवियर स्टेज पे चले जाता है, आपने इसको काफ़ी इग्नोर करा है, आप नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो जो है एंडोमेट्रियल कैंसर भी आपको हो सकता है, यानी जो यूट्राइन वॉल जो होती है आपकी, वहाँ पर जो है जो स्किन है, क्योंकि वो शेड ऑफ होकर बाहर तो निकल नहीं रही है आपकी बॉडी से, तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर डिपॉजिट होने लगती है, और उस डिपॉजिशन की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। सो डोंट इग्नोर। अगर आपको डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, ताकि वो टेस्टिंग करके आपको कंफर्म कर सके कि वेदर यू हैव पीसीओएस और नॉट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीसीओएस को डायग्नोज कैसे किया जाता है, कैसे ये कंफर्म किया जाता है कि एक पर्टिकुलर फीमेल को ये डिजीज़ है या नहीं है। सो व्हाट आर दी फैक्टर्स, व्हाट आर दी पैरामीटर्स जो हमें असेस करने पड़ते हैं ये जानने के लिए कि इफ़ द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और नॉट। सो हम बात कर लेते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम कंफर्मेशन लेते हैं कि और पीसीओएस है या नहीं है किसी भी फीमेल को। सो फर्स्ट पैरामीटर इज द सिम्टम्स, जो क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो जो सिम्टम्स है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होते हैं, आप खुद भी उनको देख सकते हैं क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं। सो पहला फीचर वो होता है जो डायग्नोसिस के लिए रखा जाता है। सेकेंड फीचर इज द रेडियोलॉजिकल पैरामीटर। अब ये रेडियोलॉजिकल पैरामीटर क्या है, इसके अंदर आपकी यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि आपकी ओवरीज को देखा जाता है, आपकी ओवरी के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उनका साइज़ कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, उनका वॉल्यूम कितना है, बढ़ गया है, अगर बढ़ गया है तो उसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट है क्या, यानी छोटी छोटी गांठें प्रेजेंट है क्या, गांठें प्रेजेंट है तो कितनी प्रेजेंट है। उन सब चीज़ों को अल्ट्रासाउंड की मदद से आपका ओवरी का जो है पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब ये यूएसजी की जाती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, जो 7 डेज़ का पीरियड होता है उसमें 3rd या 4th डे पे इसको किया जाता है, क्योंकि हर बार जो है रिपोर्ट्स अलग आती है अकॉर्डिंग टू दी डे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको किया जाता है आपकी ओवरीज को अच्छे से देखने के लिए। थर्ड पैरामीटर जो है वो है बायोकेमिकल पैरामीटर, यानी आपकी हार्मोन्स जो हैं उनको असेस किया जाता है। सारा खेल इसमें हार्मोन डिसफंक्शन का ही है, तो जाहिर सी बात है हमें ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके हार्मोनल लेवल्स विद इन नॉर्मल रेंज है, और नॉर्मल रेंज है या नहीं है। नॉर्मल रेंज में है
तो लोअर साइड पे है कि हायर साइड पे है, तो ये सब चीज़ें देखना हमें बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो कुछ हार्मोन्स जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, साथ ही साथ आपकी लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर लेवल्स को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे 3 पैरामीटर्स हैं जिनसे आपका डायग्नोस किया जाता है। अब सिम्टम्स तो क्योंकि हमें आए हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर क्लिनिकल सिम्टम्स मैंने बताया था, तो वो तो है ही हैं जो हमें दिखे हैं, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन जो बाकी जो 2 पैरामीटर्स थे, रेडियोलॉजिकल और बायोकेमिकल, उन दोनों में से किसी एक डायग्नोसिस का, एक पैरामीटर का पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम कंफर्म करते हैं कि PCOS है या नहीं है। सिम्टम्स से सिर्फ कंफर्म नहीं करते, सिम्टम्स तो हैं ही, ठीक है, 3 में से एक चीज़ पॉजिटिव आ गई, लेकिन बाकी 2 जो रेडियोलॉजिकल और बायोकेमिकल है, उनमें से दोनों पॉजिटिव आ रही है तब तो भैया, और किसी एक का पॉजिटिव आना ज़रूरी है टू कंफर्म कि आपको PCOS या PCOD है या नहीं। आपको किस तरह की मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब की जाती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जो दी जाती हैं, किस तरीके का मेडिसिन आप ले रहे हैं और उनको आपको कितने लंबे समय के लिए लेना पड़ेगा, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो आपको एक्चुअल में बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जा रही हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, और साथ ही में जो डायबिटीज़ को, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने की जो दवाई दी जाती है, से फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन वगैरह, वो आपके शुगर लेवल्स को जो है मेंटेन रखने के लिए दी जाती है, क्योंकि PCOS या PCOD के अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सो एक्चुअली यू आर टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स अलॉन्ग विद द शुगर लेवल मेडिसिन। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो एक्चुअल में है क्या, हार्मोनल पिल्स होती हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो 2 हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब चल रहे हैं, इन दोनों को आपको आउटसाइड सोर्स से दिया जाता है, और इसमें एक मिनी पिल भी होती है जिसमें ईस्ट्रोजन नहीं होता, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, या फिर आपको उसकी पिल दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स ऑफ योर हॉर्मोन्स। बट एक्चुअल में आर दे ओके टू टेक? सी, होता क्या है, आपकी बॉडी को धोखा दिया जा रहा है, एक ब्लफ में रखा जा रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस आपकी बॉडी अपने आप से नहीं कर रही। जब हार्मोन्स रिलीज होंगे तभी एग रिलीज होगा, तो जो बॉडी अपने आप से नहीं कर रही वो चीज़ आपको, वो जो चीज़ें हैं, वो जो हार्मोन्स हैं, आपको आउटसाइड सोर्स से दी जा रही हैं। लेकिन क्या उसमें होता क्या है, देखो, पहले 3 हफ्ते के लिए आपको पिल्स लेते हो और 4th वीक आने के ऊपर उसको आप छोड़ देते हो। तो होता क्या है, 3 हफ्ते के लिए बॉडी को ऐसा लगता है ओके, हार्मोनल लेवल्स आर गुड, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, और जैसे ही 4th वीक में आप छोड़ते हैं तो बॉडी को लगता है ठीक है, इट्स द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो अब आपको वो दवाइयाँ, जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड यू थिंक हमें पीरियड्स आ गए हैं, टाइमली चल रहे हैं हमारे तो दवाई लेने से, लेकिन इट्स फॉल्स। वो फेक ब्लीडिंग होती है, आपकी बॉडी में अभी भी एग जो है रिलीज नहीं हुआ है, आपकी बॉडी में कोई एग रिलीज नहीं हो रहा है, खाली आपको एक धोखा जो है वो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं कि वो फेक ब्लीडिंग हो जाती है, एग रिलीज होने की वजह से वो ब्लीडिंग नहीं हो रही है। बट सी, इनिशियल कुछ डेज में जो भी लोग जो है इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको भी ये हार्मोनल पिल्स जो है कई बार दी जाती है, तो उस केस के अंदर उनको बेनिफिट भी होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कंसीव करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ PCOS या PCOD के ट्रीटमेंट के लिए दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, यू आर मेकिंग योरसेल्फ फूल। तो ऐसा मत करें। इनिशियली अगर आप कंट्रोल करने के लिए भी ले भी रहे हैं, पर दैट्स नॉट दी परमानेंट सोल्यूशन, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, तो ऐसा ना करें। आपको दवाइयाँ आप लाइफ टाइम नहीं ले सकते हैं, जो मैंने शुरू में बोला था कि आपको कितने लंबे समय तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। सो इट्स अप टू यू। यस, आप पे डिपेंड करता है कि आप दवाइयों को कितना लंबा लेना चाहते हैं, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक जो है आप PCOS को मैनेज नहीं कर सकते। आप सारा वक्त दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इट्स नॉट अ सल्यूशन, वो आपकी बीमारी को या रूट कॉज को ठीक नहीं कर रहा, सिर्फ आपके माइंड को यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है कि ठीक है, जो पीरियड्स जो हैं मेरे टाइमली आने लग गए हैं। सो मेक श्योर, अब आप जब भी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप कोशिश करें, ठीक है, इनिशियली आपने दवाइयाँ ले ली, कर रहे हो, जो भी है डायग्नोज हुआ है, लेकिन वो आपको लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी है। व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ PCOS?
हमने पहले बात की थी कि जो दवाइयाँ हैं वो आप लेकर जो है अपनी बॉडी को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इट्स नॉट दी ट्रीटमेंट। क्यों और क्या आप ले रहे हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर समझ सकते हैं। लेकिन अब जिसने भी देखा है वो वीडियो, जो शुरू से सीरीज़ को देखता हुआ आ रहा है, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि दवाइयाँ वो लाइफ टाइम नहीं ले सकते। इट्स नॉट दी परमानेंट सोल्यूशन। कुछ भी नहीं हो रहा है दवाई से, वो आपको ट्रीट ही नहीं कर रही है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट, आपको क्या करना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सिमिलरली अ स्मॉल चेंज इन योर लाइफस्टाइल कैन टेक यू अवे फ्रॉम दी पीसीओएस। सो इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है वो है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी आप अपने पूरे दिन का रूटीन कैसा रखते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, एवरीथिंग। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर एंड मैनेज दी पीसीओएस। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और क्या डाइट खानी है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हाउ टू मॉडिफाई दी लाइफस्टाइल। ऐसा हम क्या करें हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे डेली रूटीन में, कि वो फ्रॉम द बैड साइड टू गुड साइड आने लगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप 3 दिन के लिए एक रिकॉर्ड डायरी मेंटेन करें। जैसी भी लाइफस्टाइल आपकी चल रही है, जो भी आप कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रात में उसमें लिखें कि आज आपने सारे दिन में क्या क्या चीज़ें की, अलॉन्ग विद दी टाइम। हर छोटी से छोटी डिटेल उसमें लिखें। आफ्टर 3 डेज जब आप उसको पढ़ेंगे, देन यू वुड कम टू नो कि मैं ये सारे दिन में क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, और क्या मैंने अच्छा किया, क्या बुरा किया। आप खुद ही उस चीज़ को समझ जाएंगे और मॉडिफाई करने की अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन आप में क्रिएट हो जाएगा। बाकी जो रही स्पेसिफिक डाइट और एक्सरसाइज की बात, डेफिनेटली हम कमिंग डेज में उसकी बात करेंगे, पर उससे पहले आप ये चीज़ ज़रूर कर लें ताकि आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया हो जाए कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी कैसे है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट एक्सरसाइज इन द पीसीओएस। आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जो हैं पीसीओएस के लिए करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, व्हाई शुड यू डू एक्सरसाइज, उससे होता क्या है। सो देखिए, व्हेन यू डू दी वर्कआउट, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उससे जो है आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें शुगर जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होने लगेगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है मेंटेन में आ जाएंगे, प्लस जो फैट डिपॉजिशन है साथ ही साथ वो भी कम हो जाएगा। आज का जो एक्सरसाइज पैटर्न है हम उसको 60 मिनट्स का ड्यूरेशन रखेंगे, जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। इनिशियल जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको 25 से 30 मिनट्स के लिए ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक यानी आपको तेज़ी से चलना है, टहलने से काम नहीं चलेगा, तेज़ी से चलना है, या फिर आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। अब ये आपको करना कहाँ है, ये आपको फ्रेश एयर में, ग्रीनरी के करीब, नेचर के करीब रह के करना है, टू रिड्यूस दी एंग्जाइटी एज वेल एज इरिटेशन। कोई क्लोज जिम या फिर ट्रेडमिल के ऊपर नहीं करना है, आप आराम से गार्डन या अपने घर के रूफ पे जाकर वॉक करें। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन आता है वो है 20 मिनट्स का योग आसन। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ मुश्किल बात नहीं है इसमें। आपको 20 मिनट के लिए बटरफ्लाई पोस्चर में बैठना है, जिसको हम बद्ध कोण आसन भी कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इस पोस्चर में आपको बैठना है, आपको अपने लेग्स जो हैं उनको फ्लैप करना स्टार्ट करना है, फ्लैपिंग करनी है उनकी 20 मिनट्स के लिए। ये आपको पीसीओएस में भी रिलीफ देगा, प्लस इट विल इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। और अब जो बाकी के 10 मिनट बचते हैं उसमें आपको कामली बहुत आराम से बैठ जाना है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कपालभाति करनी है विद योर आईज क्लोज एंड रिलैक्स्ड माइंड। ये आपके माइंड को, जो आपकी बॉडी सिचुएशन को है, एकदम काम कर देगा, बहुत रिलैक्स फील करवाएगा। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू गो वर्कआउट जो आप आराम से कर सकते हैं, एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। और आज हम बात करने वाले हैं करेक्ट राइट डाइट फॉर पीसीओएस। हमें पीसीओएस में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उनकी भी हम लोग बात करेंगे, बिकॉज डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन दी पीसीओएस। हम इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी चीज़ें फालतू वेस्ट पड़ी हैं आपकी बॉडी में, उनको बॉडी से बाहर निकालें,
ताकि बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाए, इट वुड फील फ्रेश। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में लिक्विड्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। जितना आप लिक्विड्स इंक्लूड करेंगे उतना ही बेटर होगा बॉडी के लिए। बट मेक श्योर, रिमेंबर, फ्रूट जूसेस नहीं लेना। यू कैन इंक्लूड होल फ्रूट्स बट एज अ लिक्विड आप फ्रूट जूसेस को कंसिडर ना करें, बाकी आप और लिक्विड्स ले सकते हैं। बट रिमेंबर, एल्कोहल की बात यहाँ नहीं हो रही। यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड द एल्कोहल, स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, एनी काइंड ऑफ हुक्का कंजम्पशंस, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें, जो आप मेन मील्स लेते हैं, लंच एंड डिनर लेते हैं, उनमें वेजीज की जो क्वांटिटी है वो डबल आपको कर देनी है और सीरियल की क्वांटिटी को कम कर देना है। मेक योर वेजीज डबल एंड टेक योर डिनर वेरी लाइट एज कंपेयर टू दी लंच। ऑलमोस्ट आप हाफ कर सकते हैं बट इट शुड बी न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड। ऐसा नहीं करना कि आपने मील को ही स्किप कर दिया है। सो टुडे आई वुड टेल यू टॉप 5 फूड्स यू शुड टेक इन पीसीओएस एंड टॉप 5 फूड्स यू शुड अवॉइड इन पीसीओएस। सो पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से टॉप 5 फूड्स हैं जो आपको पीसीओएस में लेने हैं। सो सबसे पहले, इन लिक्विड्स यू हैव टू इंक्लूड मोर एंड मोर ऑफ लेमन वाटर एंड कोकोनट वाटर इन योर डाइट। इट्स वेरी कूल एंड सूदिंग एंड रिलैक्सिंग, तो वो आपको रखना है। सेकेंड जो लिक्विड है वो आपको बटर मिल्क अपनी डाइट के अंदर रखना है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रोबायोटिक। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो गुड बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर वो बढ़ाता है, तो वो आपको ज़रूर लेना है। दिन में एक बार आपको वेजिटेबल जूस ज़रूर लेना है, क्योंकि इट इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ABC जूस इज़ वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी गुड। जो एप्पल, टमेटोज एंड बीटरूट वाला होता है वो आप ले सकते हैं, और आप एप्पल की जगह आप ग्रीन्स भी उसके अंदर डाल सकते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो आपको दिन में एक बार वेजिटेबल जूस जो है ज़रूर लेना है। फ्रूट जूसेस की बजाय आपको फोर्थ चीज़ जो है होल फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में, और कोशिश करें जितना ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स को आप प्रेफरेंस दे सकें उतना आप सिट्रस फ्रूट्स लें। एंड नेक्स्ट इज़ फ्रेश वेजिटेबल्स। वेजीज की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्रीज करनी है। नाउ इट्स टाइम टू सी टॉप 5 फूड्स यू शुड अवॉइड इन पीसीओएस। इसको आप एंड तक सुने, क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्सी चलती है इस चीज़ को लेके, तो आप इसको एंड तक सुने। सो टॉप 5 फूड्स में पहली चीज़ जो आ जाती है वो है, आपको किसी भी तरीके का प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं लेना है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान उसका सारा जो न्यूट्रिशन का जो कंटेंट होता है ना, वो सब लूज हो जाता है। चीज़ एंड ऑल, दे ऑल आर प्रोसेस होके बनते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज़ एनी काइंड ऑफ पैकेज्ड फूड। जो भी डब्बा बंद सामान आपको मिल रहा है, पैकेट में मिल रहा है, वो आपको नहीं लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हाई इन प्रिजर्वेटिव्स। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो आपको नहीं लेना। थर्ड थिंग इज फ्राइड फूड्स। किसी भी तरीके का तला हुआ सामान आप अवॉइड करें। एंड नेक्स्ट इज़ इसी कैटेगरी में आपका बेक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जितने भी केक्स हैं, पेस्ट्री है, जो भी मैदा से जो चीज़ें बनती हैं। मैंने प्रोसेस्ड फूड्स की बात की थी, वहाँ रिफाइंड फूड्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैदा से बन रही है, रिफाइन होके बन रही है, बेक प्रोडक्ट्स जो हैं आपको नहीं लेने हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन ट्रांस फैट्स। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, कोई भी टोबैको कंजम्पशन, हुक्का है या फिर अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना है। और साथ में शुगर, अब से बिग नो टू शुगर। आपको शुगर किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। एंड लास्टली, सोया एंड इट्स प्रोडक्ट, यू डोंट हैव टू कंज्यूम दैट, उनको नहीं लेना है। रिसर्चेज अभी क्लियर नहीं कर पाई है ये कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ बोलती है बेनिफिट है, कुछ बोलती है एडवर्स इफेक्ट्स है, बट इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट टेक दीज सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स। उसके पीछे रीज़न है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको नहीं लेना, सो इट हैज़ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि वाई शुड यू नॉट टेक सोया एंड इट प्रोडक्ट्स, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट या रीज़न बताऊँगी कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। सो आई होप आपको इस वीडियो में डाइट के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी तरीके की क्वेरी या आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।